और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर कर चुके हैं और आज हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के सेकंड स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की आज हम बात करेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम गोल्जी एपेरेटस भी बोलते हैं या फिर इसको गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है या फिर इसको बोला जाता है लिपोकॉन्ड्रियन भी इसको कहते हैं, लिपोकॉन्ड्रियन। ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी किसने करी थी? इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी ने। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने रैट की लिवर सेल को देखा और रैट की लिवर सेल में इन्होंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी की। इसमें देखा था इन्होंने इसको इन रैट लिवर सेल, रैट के लिवर सेल में इन्होंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया। और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये सुडान डाई से कलर हो सकता है। ठीक है। और सबसे पहले इसको स्टेन किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे बेकर। बेकर ने इसको सबसे पहले स्टेन किया था, इसलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बेकर्स बॉडी भी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेन्ड बाय बेकर, इसको सबसे पहले बेकर ने स्टेन किया था, कलर किया था। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकर्स बॉडी, इसलिए इसको बेकर्स बॉडी भी बोलते हैं। और यदि पूछेगा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस डाई से स्टेन हो सकता है, तो स्टेन्ड बाय, डाई का नाम याद रखना है, स्टेन्ड बाय सुडान डाई। सुडान डाई से इसको स्टेन कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। सुडान डाई कैसी है? ये सुडान ब्लैक डाई है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के यदि पार्ट्स की बात करें, जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स को समझा था, उसी तरह हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स चार पार्ट से मिलकर बना हुआ है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ फोर पार्ट्स, चार पार्ट से मिलकर बना है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और कौन कौन से पार्ट हैं? पहला है सिस्टर्नी, सेकंड है ट्यूब्यूल्स, थर्ड है वेसिकल और फोर्थ है वैक्यूल। तो चार पार्ट इसके अंदर देखे जा रहे हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसिकल एंड वैक्यूल। यदि जो हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? सिर्फ सिस्टर्नी देखी जाती है। और प्लांट सेल के गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं गिप्टायोसोम। ये बोल सकते हैं दी
गोल्गी कॉम्प्लेक्स of plant cell is made up of only cisternae. प्लांट सेल का गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी का बना हुआ है एंड इट इज कॉल्ड डिक्टायोसोम और इसको डिक्टायोसोम कहते हैं। प्लांट सेल का गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिक्टायोसोम कहते हैं। ठीक है। और जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की जो एक यूनिट है उसको बोलते हैं गोल्जी सोम। और यदि हम एक लेवर की बात करें तो एक लिवर सेल में, लिवर की एक सेल के अंदर क्या रहेगा, लगभग 50 गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखे जाते हैं। तो एक पॉइंट हम नोट करके यहाँ लिख लेते हैं, दी यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड गोल्जी सोम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की यूनिट को गोल्जी सोम बोलते हैं। अब जरा हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नंबर देख लेते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस सेल में कितने कितने हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट आप नोट करें और फिर हम देखते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नंबर्स को। ओके सर। देखिए, नंबर्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जैसे एक मैंने बताया लिवर सेल के अंदर, लिवर सेल में कितने होते हैं, लगभग 50 गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखे जाते हैं। इन लिवर सेल अराउंड 50 गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर फाउंड। लिवर सेल में लगभग 50 गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं और लिवर सेल का नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं हिपेटोसाइट। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे प्लांट सेल की, इन प्लांट सेल, हर एक प्लांट सेल में लगभग 10 से 20 गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखे जाते हैं। 10 to 20 गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर फाउंड। और यदि हम बात करेंगे चारा की जो राइजोइडल सेल हैं, तो इन राइजोइडल सेल ऑफ चारा, चारा की राइजोइडल सेल के अंदर अराउंड 25,000 गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर प्रेजेंट। तो इसमें कितने हैं, लगभग 25,000 गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं चारा की राइजोइडल सेल के अंदर। अब हम इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जो चार पार्ट हमने आपको बताए हैं जो कि आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में देखे जा रहे हैं, उनको हम स्ट्रक्चर व्यू से देखते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यदि जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, तो देखिए ये हो गया इस तरह, ये है
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये है इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल। अब यदि हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कुछ तो आपको ऐसे सिस्टर्नी दिखाई देगी जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। ये होगा सिस्टर्नी, ऐसे ही ये ठीक है। तो ये जो है ये हो गई हमारी सिस्टर्नी। दीज आर कॉल्ड सिस्टर्नी। और जो सिस्टर्नी है इनके बीच में ये कनेक्शन देखा जाएगा। दो सिस्टर्नी ठीक है, ये हो गए सिस्टर्नी। और जो इनको कनेक्ट करके रख रहे हैं ये जिन्होंने इसको कनेक्ट कर रखा है, ये जो कनेक्शन पॉइंट है ये कहलाते हैं ट्यूब्यूल्स। These are called tubules। ये हो गए ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? दे कनेक्ट दी सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी को जोड़ के रखने का काम करते हैं। जो सिस्टर्नी है इसमें आपको दो साइड दिखाई देती हैं। देखिए, एक तो ये वाली साइड हो गई, एक ये वाली साइड हो गई। जो साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है, ये साइड, ये साइड कहलाती है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है, इसको बोलते हैं सिस साइड या सिस फेज। सिस फेज या फिर इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेटिव फेज। फॉर्मेटिव फेज ये कहाँ होता है? ये होता है, एक मिनट, हाँ एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा चेंज, हाँ ठीक है, जो थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो है सिस नहीं, ये कहलाएगा आपका चेंज। पहले ड्रॉ कर लेते हैं पूरा सोचा, उसके बाद ये फेस बताएंगे। ठीक है, अब देखो इसके अलावा और क्या रहेगा? दो चीजें हमने स्ट्रक्चर में हमने चार चीजें लिखी थी, उसमें से दो हमने आपको बता दिए। एक हो गया इसका ट्यूब्यूल्स, दूसरा हो गया सिस्टर्नी।
अब सिस्टर्नी जो है, यहाँ पर यदि आप देखोगे, यहाँ पर आपको लोअर साइड में इधर इधर आपको लार्ज स्ट्रक्चर दिखाई देंगे ऐसे। तो ये जो आपको लार्ज साइज के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाएंगे वैक्यूल। ये जो लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोला जाएगा वैक्यूल। और जो आगे जैसे आप बढ़ोगे, इस तरफ देखोगे, तो इस तरफ आपको स्मॉलर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड वेसिकल्स। ये कहलाएंगे वेसिकल्स। और ये जो है ना, इसको हमें चेंज करना होगा। जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो लोअर साइड में दिख रहा है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऊपर हो गया और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब देखो, ये जो पूरा एपरेटस है, इसमें हमने चारों पार्ट देख लिए। और ये जो चारों पार्ट हैं, ये चारों पार्ट एक मेम्ब्रेनस कवरिंग से सराउंड रहते हैं इस तरीके से। ये जो मेम्ब्रेनस कवरिंग है, ये इस पूरे गोल्गी कॉम्प्लेक्स को सराउंड करके रखने का काम करती है। पूरे पर रहेगी ये मेम्ब्रेनस कवरिंग, और पूरे के पूरे गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ऐसे सराउंड करके रखेगी। ये जो कवरिंग है, ये कंप्लीट गोल्गी कॉम्प्लेक्स को सराउंड करके रखती है। और इस कवरिंग को, इस मेम्ब्रेनस लेयर को बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ये जो जोन ऑफ एक्सक्लूजन है, ये पूरे के पूरे क्या करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सराउंड करेगा। तो इसका फंक्शन क्या है, सराउंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स सराउंड करके रहेगा। अब देखो, अब हमें सिस्टर्नी में दो साइड दिखाई देंगे। अब वो साइड की बात करते हैं जो मैं आपको बता रहा था। एक साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। तो जो साइड आपको ये दिखाई दे रही है, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ दिखाई दे रही है, इस साइड को बोलते हैं हम लोग सिस फेज। सिस फेज या फॉर्मेटिव फेज। इसे हम बोलते हैं सिस फेज या फिर फॉर्मेटिव फेज। ठीक है। और इसके अलावा ये कहाँ होता है, ये होता है टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ रहता है। इसके अलावा जो दूसरा साइड है, जो कि दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला जो साइड है, इस साइड को बोलते हैं ट्रांस साइड या ट्रांस फेज, या इसको बोलते हैं मैचुरेटिव फेज। मैचुरेटिव फेज। और ये कहाँ होता है, टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। इसमें देखो क्या होता है, ये सिस साइड और ये ट्रांस साइड करती क्या है, देखिए। जैसे ना, अभी हम जब इस पूरे चारों स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स जब
और लाइसोसोम वगैरह सारे पढ़ लेंगे हम। तो आप एक चीज देखोगे, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, या हम इसकी बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर क्या रहेंगे, इसके साथ यहाँ पर हम देखेंगे ईआर भी देखा जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है। वो प्रोटीन और लिपिड बनने के बाद क्या होगा, बनने के बाद वो इस फॉर्मेटिव साइट में एंटर कर जाता है यहाँ पे। तो प्रोटीन लिपिड जो बना वो इसमें आ गया। इसमें आने के बाद वो प्रोटीन लिपिड ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता हुआ आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और मैच्योरिटी साइट तक जाएगा। और जैसे जैसे वो प्रोटीन या लिपिड जो अभी बना है नया नया, वो मैच्योरेटिव साइट की तरफ मूव करेगा, वैसे वैसे वो प्रोटीन और लिपिड मैच्योर होता जाएगा। मतलब उसके अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट ऐड करना है तो वो ऐड होगा, उसमें से कुछ पार्ट को रिमूव करना है वो रिमूव हो जाएगा। और फाइनली जब हमारा प्रोटीन या लिपिड पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तो फिर ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसको आगे टारगेट तक पहुंचा देंगे। ये बात समझ में आ गई। जैसे ईआर के अंदर ये प्रोटीन बना, मान लीजिए ये प्रोटीन बना ईआर के अंदर। अब इस प्रोटीन में से ना इतना पार्ट काम का है, ये पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो ये पार्ट हटाना होगा। तो इसके लिए जो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन किस में जाएगा, इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स की सिस साइड में जाएगा। सिस साइड में एंटर कर जाएगा, ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और साथ साथ इसमें से प्रोसेसिंग होती जाएगी प्रोटीन की। प्रोसेसिंग में क्या होगा, ये पार्ट रिमूव होगा, ये रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद ये प्रोटीन बचा मान लो। अब क्या करना है, इस प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जोड़ना है, तो इसमें यहाँ पर ये जोड़ दिया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये सारा काम कौन कराता है, ये सारा काम गोल्गी कॉम्प्लेक्स कराएगा। जैसे ही ये प्रोटीन फाइनली पहुंच जाएगा मैच्योरेटिव साइट पे, तो वहां जाके ये प्रोटीन पूरी तरह से तैयार हो गया। अब तैयार होने के बाद इसको वेसिकल में या वैक्यूल में भेजा जाएगा, और वेसिकल और वैक्यूल से ये जो प्रोटीन है वो टारगेट टिश्यू तक चला जाएगा। टारगेट टिश्यू मान लो ये कोई मेम्ब्रेन है हमारी, इस मेम्ब्रेन को बनाना है, ये मेम्ब्रेन टूट गई है यहाँ से, इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो ये यहाँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बना दिया। बनाने के बाद वो इसको यहाँ पर छोड़ देगा, यहाँ पर ये प्रोटीन यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये टारगेट टिश्यू तक, जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है, टारगेट सेल तक सब्सटेंस को पहुंचाने का काम करता है गोल्गी। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने का काम करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिए, और अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। देखिए जी पायल बोलिए। सर सडनली आपकी आवाज कम हो गई। जो पॉइंट्स मैंने बोले थे वो समझ में आ गए सारे, ये नहीं आए? सर नहीं आए। नहीं आए। देखिए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। इसमें आपको 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है सिस्टर्नी, दूसरा दिखाई दे रहा है ट्यूब्यूल्स, तीसरा आपको दिख रहा है वैक्यूल, चौथा दिख रहा है आपको वेसिकल। और इन चारों स्ट्रक्चर्स को एक मेम्ब्रेन ने सराउंड कर रखा है, और उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है, ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। अब यदि हम सिस्टर्नी की बात करें, तो सिस्टर्नी है 2 फेज। One phase which is towards the plasma membrane, that is called cis phase, and the other phase which is towards the nuclear membrane, it is called trans phase. Trans phase or maturative phase. When we are talking about the cis phase or formative phase is responsible for the processing of the raw material. The raw material like protein, which is synthesized in the endoplasmic reticulum. Firstly, you are seeing in this diagram, which I have mentioned on the whiteboard, this protein. This protein has some part which is functional and some part which is non-functional or non-required by the target cell. Target cell like this membrane. This membrane has some breakage at here. So this membrane requires some type of protein which going and bind this to form the complete membrane. So this protein has to be required. And this protein has such type of structures which are not useful. Then this raw protein enter into the cis phase of the Golgi complex. When this protein enter into the cis phase of the Golgi complex, then the processing of the protein takes place. And in the processing, this the unwanted part of the protein cut it down. And if carbohydrate or any other substance required to add in this protein,
then their addition also takes place in Golgi complex. As the raw protein move from cis phase to trans phase or formative phase to maturity phase, the processing of the protein get completed. When the protein reaches up to the maturity phase, the process of the protein get completed. After this, this protein is transported to the target cell. All these processes which I have mentioned, these are carried down by Golgi complex. Any more doubt, Miss Payal? No, sir. Okay. समझ में आ गया भाई सबको ये? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब इसके बारे में ना कुछ पॉइंट हमें लिखने हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन समझ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो हमारा रॉ प्रोटीन है उसकी प्रोसेसिंग करता है, और जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये इन रॉ प्रोटीन को टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। तो अब हम बात करेंगे इसके कुछ और पॉइंट्स को हम समझते हैं। तो वो पॉइंट्स आप लोग लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, the cisternae has two sides. The cisternae has two sides, that is the cisternae has two sides, that is cis phase and trans phase. Cis phase and trans phase. Next one लिखिए, the raw material enter into the cis phase of Golgi complex. The raw material enter into the cis phase of Golgi complex. Enter into the cis phase of Golgi complex, and the processing of the processing of raw material get started in cis phase. Next one लिखें, when the raw material reaches to the trans phase, then the processes of the raw material gets completed. चलिए, तो ये हो गया हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बाद हम कुछ और पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 2 पॉइंट दोबारा बोल। फर्स्ट वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट देखिए, इसमें पहला पॉइंट ये है, Golgi complex, cisternae of Golgi complex has two phase. Cisternae of Golgi complex has two phase, that is cis phase and trans phase. Next point, the raw material enter into the cis phase in which their processing gets started. When this raw material reaches up to the trans phase, their processes get completed. तो वहां इनका प्रोसेस जो है वो प्रोसेसिंग पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स।
अब इस स्ट्रक्चर के बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम कुछ और पॉइंट इसके अंदर देखते हैं। जैसे जैसे जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ओरिजिनेट होता है, उसी से ड्राइव होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स originate from endoplasmic reticulum। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होता है। इसके अलावा जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जाता है, इट इज सर आपकी आवाज बीच बीच में कट जाती है। आवाज कट रही है? यस सर। अब ठीक आ रही है? यस सर। ओके, मैं कहता सेकंड पॉइंट ये है कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये सभी यूकैरियोटिक सेल में देखा जाता है, एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी में नहीं होगा ये। एंड जो सीव ट्यूब सेल हैं उनके अंदर नहीं देखा जाएगा प्लांट में। मैच्योर आरबीसी में और सीव ट्यूब सेल में नहीं होता। और ये जो है प्रोकैरियोट में तो होता ही नहीं है, तो सीधा लिख देते हैं एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट रहता है, उनके अंदर नहीं देखा जाता। ठीक है जी। इसके अलावा यदि देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन द, ये सबसे ज्यादा किसमें होगा, जो हमारी ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं उनके अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स बहुत धीरे आ रही है। क्या प्रॉब्लम हो गई आज? हाँ जी अर्षित बोलो। सर आपने ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर और गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होते आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी में। हाँ, तो वही तो बता सर रहा हूँ मैं, उनमें नहीं होता देखो एक्सेप्ट। तो उनमें सर जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स सुनो पैकेजिंग करता मैं है बता रहा फूड। हूँ, सुनो। जो आपका आरबीसी है ना, आरबीसी का मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो उसको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मैच्योर आरबीसी है हमारी, उसको एक लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो उस स्पेस के की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसके अंदर, आरबीसी के अंदर, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये सब एब्सेंट हो जाता है ताकि ऑक्सीजन वहां जाके बाइंड करे और उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर सके। जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो अदर सेल से कंप्लीट कर लेता है। तो सर माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे एटीपी प्रोड्यूस कर होता है सर, तो उनमें कैसे प्रोड्यूस होगा? आरबीसी जो है ना, ये अदर सेल से अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। एटीपी की भी? हाँ, एटीपी के लिए आरबीसी में वो होता है, डोनर इक्विलिब्रियम का प्रोसेस चलता है। डोनर इक्विलिब्रियम का प्रोसेस मतलब उसमें आयन का एक्सचेंज होता है। आरबीसी की मेम्ब्रेन के थ्रू आयन का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है। ठीक है सर। अब देखिए, तो इसमें प्रोकैरियोट्स के अंदर भी क्या रहेगा, ये एब्सेंट रहेगा। आगे यदि हम बात देखेंगे तो नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी हमारी ग्लैंडुलर सेल हैं, ग्लैंडुलर सेल वो होती हैं जो कुछ भी सब्सटेंस सिक्रीट करेंगी, यानी कि सिक्रीटरी सेल। तो सिक्रीटरी सेल के अंदर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उनका नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो दे आर हायर इन नंबर इन ग्लैंडुलर सेल्स, या इनको बोलते हैं सेक्रेटरी सेल्स। तो जो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं या ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, उनके अंदर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा इन्हीं में होता है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये कहाँ देखा जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो ये ईआर के नीचे देखा जाता है।
It is mainly present below the ER. ये ER के नीचे देखा जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और जो इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स का नंबर है, ये तो हमने आपको पहले बता दिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का नंबर जो है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ फंक्शन देखते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स काम क्या करता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं। कुछ फंक्शन तो हमने स्ट्रक्चर में ही डिस्कस कर लिए थे, कुछ हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो यदि हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन देखें तो इसमें सबसे पहला फंक्शन है सिक्रीशन। फर्स्ट है सिक्रीशन। सिक्रीशन की यदि बात करेंगे तो जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं या जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो कुछ हार्मोन्स या एंजाइम के सिक्रीशन में हेल्प करता है। हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम इन ग्लैंडुलर सेल। सेकेंड फंक्शन देखोगे यदि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, तो ये हो जाएगा कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, या सेल डिवीजन के टाइम पर सेल प्लेट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा प्लांट सेल के अंदर। तो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन प्लांट सेल। इसके अलावा जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, ये प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है। तो दे फॉर्म प्राइमरी लाइसोसोम, ये प्राइमरी लाइसोसोम बनाएगा। नेक्स्ट ये देखोगे फंक्शन, तो ये रहेगा क्या कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये स्पर्म के एक्रोसोम की फॉर्मेशन करता है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म का एक्रोसोम बनाता है। इसके अलावा जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, ये सब्सटेंस को सिंथेसाइज करने का काम करता है। दे हेल्प इन प्रोसेसिंग, लिख देते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करता है। इसके अलावा क्या करता है, ये होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ये ग्लाइकोलिपिड बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। इसके अलावा जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये रॉ मटेरियल को टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। तो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू दी टारगेट टिश्यू, ये रॉ मटेरियल को टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये हो गया आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। तो हमने ये कर लिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि है लाइसोसोम। चलिए जी हर्षित बोलिए। सेल प्लेट क्या होती है सर? जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें सेल डिवीजन में 2 स्टेप होते हैं।
एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो प्लांट सेल में जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, मींस जब उसमें साइटोकाइनेसिस होता है, तो साइटोकाइनेसिस के लिए एक प्लेट बनती है, ऐसे सेपरेशन बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट सेल है वो 1 से 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। तो जो प्लेट बन रही है उसके अंदर, उसको बोलते हैं सेल प्लेट, जो एक सेल को 2 सेल में डिवाइड करती है। तो इस तरह का जो सेल प्लेट फॉर्मेशन है, ये सिर्फ प्लांट सेल में देखा जाता है, और सेल प्लेट बनाने के लिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसमें टेक पार्ट करता है। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है सेल डिवीजन के टाइम प्लांट सेल के अंदर। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है? अभी हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम हमारे पास 4 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। इसमें जो सबसे पहला है बेसिक, जिसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम है, उसे कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। और एक्रोसोम बस बताओ। ये बता दो। स्पर्म की जब आप बात करोगे तो स्पर्म के हेड के ऊपर एक कैप देखी जाती है। ह्यूमन स्पर्म में जब बात करेंगे तो ह्यूमन यस। स्पर्म में हेड के ऊपर ऐसे एक कैप होती है, इस तरह से। ये हेड हो गया, ये कैप होती है। इस कैप के अंदर भरा होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो एंजाइम क्या करेगा, जो एंजाइम ओवम की मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है, ताकि स्पर्म का हेड उस ओवम के अंदर जा सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। और इसे बोलते हैं हम लोग एक्रोसोम। ठीक है जी। यस सर। चलिए, बाकी ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन तो आपको पता ही है, हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। अब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनल आता है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम के लिए हम एक बात ये कह सकते हैं कि लाइसोसोम की जो डिस्कवरी थी ना, ये एक सेरेंडिपिटी थी। सेरेंडिपिटी का मतलब एक्सीडेंटली, कि हम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन डिस्कवरी कुछ और हो गई, काम कुछ और हो गया, तो उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डिड्यू। क्रिश्चियन डी ड्यूब, क्रिश्चियन डी ड्यूब ने इसकी डिस्कवरी करी थी। क्रिश्चियन डी ड्यूब जो था ना, ये चूहे के ऊपर काम कर रहा था, चूहे की लिवर सेल पे काम कर रहा था। तो चूहे की लिवर सेल पे काम करते 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 अचानक जब उसकी लिवर सेल को ये ब्रेक करने लगा, तो इसको लाइसोसोम दिख गया। और इसने देखा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डाइजेशन का काम कर रहा है, जो सब्सटेंस को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। तो इसने इसको नाम दे दिया लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की डिस्कवरी क्रिश्चियन डिड्यूब ने करी थी, जो कि एक बाई चांस डिस्कवरी थी। तो इसके बारे में लिख लीजिए सर, जी। रेड के लिवर सेल में ऐसे क्या होता है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी वहीं पे मिला था और लाइसोसोम भी? रेड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना इजी होता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट के लिए ज्यादातर हम रेड को यूज करते हैं। एक तो क्या होता है कि उसका साइज मॉडरेट है, दूसरा उसकी जो फिजियोलॉजी है वो लगभग लगभग ह्यूमन फिजियोलॉजी से सेम रहती है, तो इसलिए हम रेड को ज्यादा यूज करते हैं। फ्रॉग की भी तो है सर। फ्रॉग की है, बट फ्रॉग का ना जर्मिनेटिंग का पीरियड होगा। वो जब जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट मतलब जब वो नई जनरेशन प्रोड्यूस करने का ना, उसका एक पर्टिकुलर सीजन होता है। दूसरी बात, फ्रॉग के अंदर एक एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं देखी जाती, तो जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग के अंदर नहीं देखा जा सकता। इसलिए फ्रॉग को हम कम यूज करते हैं, रेड को ज्यादा यूज करते हैं। रेड को ग्रो कराना आसान है, फ्रॉग को ग्रो कराना मुश्किल होता है। और कुछ इंटरेस्ट की बात होती है कि जैसे तो आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, तो ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं रेड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि इजी होता है उनको ग्रो करना। उनको आप न्यूट्रिएंट डाइट ज्यादा अच्छी देकर उनको आप कम समय में अच्छी ग्रोथ उनकी देख सकते हो, जबकि फ्रॉग के अंदर ऐसा केस नहीं होता। देखिए, अब इसके बारे में लिख लीजिए। द डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम, द डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम इज ए serendipity, is a serendipity।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन क्रिश्चियन डी ड्यू, when Christian Didier was working on liver cell of rat, when Christian Didier was working on liver cell of rat, then they discover lysosome. और जो लाइसोसोम है ये सभी यूकैरियोटिक एनिमल सेल में मिलता है, ये प्लांट सेल में नहीं होता, ये आपका बैक्टीरिया सेल में नहीं होता, और ये आपका आरबीसी में नहीं होता। ठीक है, तो इसके बारे में ये पॉइंट लिख लेते हैं, इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक एनिमल सेल, ये सभी एनिमल सेल में देखा जाता है एक्सेप्ट आरबीसी, आरबीसी में नहीं होता। और किसमें एब्सेंट होता है ये, तो इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल में नहीं होगा एंड प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा। और आपको एक बात याद होगी, जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया था आपको, तो हमने बताया था कि बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाता है, जिसे बोलते हैं पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस, और ये पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस लाइसोसोम की तरह काम करता है, इसका काम होता है डाइजेशन। ठीक है, तो बाकी जो पॉइंट है इसके वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज आपकी क्लास होगी शाम को 4 बजे, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, मैंने कल मैसेज भी भेजा था आपको ग्रुप में। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ तक पढ़ के रखिए, और जो भी आपके डाउट हैं, जो आपके डाउट आते हैं इसमें एनसीईआरटी में, या जो आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर लगाएं, एनसीईआरटी जरूर पढ़ें लाइन टू लाइन। अगर आप नीट 2020 का पेपर उठा के देखेंगे तो प्योरली आपको एनसीईआरटी पेपर दिखाई देगा, इजी पेपर था, तो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन जरूर पढ़ते रहें। और जो नोट्स कराए जा रहे हैं उनको तो पढ़ना ही है। ठीक है, एक बार को आप एनसीईआरटी भले ही बाद में पढ़ें, लेकिन नोट्स जरूर पढ़िएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर आज शाम को क्लास 4 बजे होगी ना? पक्का 4 बजे होगी, डन। डन सर।